नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश वाला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने माई स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट 4 को, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विथ योर स्माइल एंड लाइक। और ना किया हो तो अभी कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं सबसे ईजी वे में आपकी लैंग्वेज में ही ट्यूटोरियल लाता हूँ, जिससे आपको ये पूरे चैप्टर्स कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे और कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स को। तो देखो, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है वो कब और कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में क्या होता है, जनरली हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, मतलब केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें। जो कोई भी केमिस्ट होता है उनका पहला काम होता है कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करना। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो रिएक्शन होगी कि नहीं, मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। जरूरी नहीं कि जितनी केमिकल रिएक्शन ऑन पेपर लिखी जाए वो सब पॉसिबल ही हो। उसके लिए देखना पड़ता है उसके थर्मोडायनेमिक्स क्राइटेरिया, लाइक उसकी फ्री एनर्जी कम हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, ये सब क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं रिएक्शन की फिजिबिलिटी। दूसरा पॉइंट आता है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो हो रही है वो कितनी अमाउंट में होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी या रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो ये सब चेक किया जाता है एक्सटेंट में। और थर्ड आता है स्पीड, कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड क्या होगी, वो स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है या वेरी फास्ट है या वेरी स्लो है। तो ये सभी कुछ स्टडी किया जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी जस्ट आपके लिए एक बर्गर बनाया है और पोटैटो चिप्स बनाई है, लेकिन इसको आपको खाना है 5 दिन के बाद। तो आप क्या खाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स आप पोटैटो चिप्स ही खाओगे, क्योंकि ये जो बर्गर है वो खराब हो गया होगा। क्योंकि इसके खराब होने की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए आप ये बर्गर को 5 दिन के बाद नहीं खाओगे। इस बर्गर को आपको आज ही खाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही फास्टली ख़राब होता है। लेकिन ये पोटैटो चिप्स की लाइफ ज़्यादा है, आप 10, 20 या 30 दिन के बाद भी इस चिप्स को खा सकते हैं, क्योंकि ये फ्राइड चिप्स है, मतलब ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटैटो चिप्स के ख़राब होने की स्पीड, मतलब वो केमिकल रिएक्शन स्लो है, जबकि हमारा जो बर्गर है उसके ख़राब होने की स्पीड ज़्यादा है, राइट। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कई सारे रिएक्शन होती है, जो कुछ रिएक्शन फास्ट होती है, कुछ स्लो होती है। एक एग्जांपल की बात करें कि अगर हम हाईवे पे देखें तो बहुत सारी गाड़ियाँ ट्रैवल करती है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ स्पीड में जाती है, कुछ स्लो जाती है, कुछ बहुत स्लो होती है और कुछ बहुत फास्ट होती है। सबकी स्पीड डिफरेंट होती है। वैसे ही केमिस्ट्री में हर कोई रिएक्शन डिफरेंट स्पीड से जाती है। तो अब इस केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन हम देखें तो ऐसा होगा, द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसका जो रेट होगा और उसकी मैकेनिज्म होगी वो स्टडी होगी केमिकल काइनेटिक्स में। ये जो काइनेटिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड काइनेसिस पे से आया है, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। शायद आपको पता ही होगा कि थोड़े साल पहले, मतलब 10 या 20 साल पहले एक व्हीकल आया था जिसका नाम था काइनेटिक, राइट। ये एक्टिवा और उससे पहले आया था, वो भी काइनेटिक वर्ड किस पे से आया है, ये मूवमेंट पर से, क्योंकि उसमें भी मूवमेंट कर सकते थे ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, इसलिए उस व्हीकल का नाम था काइनेटिक। अब जैसे हमने देखा कि केमिस्ट को देखना होता है रिएक्शन की फिजिबिलिटी, एक्सटेंट एंड स्पीड को, तो जो फिजिबिलिटी और एक्सटेंट है वो हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स से, लेकिन जो स्पीड है उसका पता चलता है हमें केमिकल काइनेटिक्स से। लाइक आपको पता है कि जो डायमंड है और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने हुए हैं, और थर्मोडायनेमिकली हम बोल सकते हैं कि डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये जो कन्वर्जन की स्पीड है ना वो बहुत ही स्लो है। हमारी जैसे कई सारी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन ये डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसीलिए तो सब लोग बोलते हैं ना, डायमंड इज फॉर एवर, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अब हम जानेंगे इस केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या क्या पता चलता है। तो सबसे पहली जो बात पता चलती है वो है स्पीड, और वी कैन से द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कौन सी स्पीड, मतलब कितना रेट होगा केमिकल रिएक्शन का। दूसरा हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से कंडीशन है जिससे ये केमिकल रेट में चेंज होता है, जस्ट लाइक कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, मतलब उन सब की इफेक्ट केमिकल रेट पे क्या होगी। तो ये सब भी हमें केमिकल काइनेटिक्स से पता चलता है। जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स का मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ या फॉर्म हुआ, मतलब प्रोडक्ट कितनी फॉर्म हुई या रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ, इस पे ही हमारा फोकस होता है। लेकिन जब भी हम मोलिकुलर लेवल पे देखें तो हमारा इंटरेस्ट होता है
कि जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो पार्टिसिपेंट मोलिक्यूल्स है उनका ओरिएंटेशन क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या होगी, उनके कोलिजन कैसे होंगे। तो ये जो स्टडी किया जाता है वो मोलिकुलर लेवल पे होता है। मोलिकुलर लेवल मतलब स्मॉल स्केल पे, इवन मोलिक्यूल लेवल पे हम इसको देखते हैं। जबकि मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है कि लार्ज स्केल पे हमारा फोकस होता है कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ और कितनी प्रोडक्ट फॉर्म हुई। तो अब इस चैप्टर में हम जो जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका ये लिस्ट है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फिर देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें डिपेंडेंस ऑफ अ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, फिर देखेंगे रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, उसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, उसके बाद टॉपिक आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जिसमें हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन को देखने वाले हैं। उसके बाद एक टॉपिक आएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद आएगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और बाद में देखेंगे कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम देखने वाले हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइक AgNO3 और NaCl को मिक्स करेंगे तो तुरंत ही AgCl के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। जैसे हम AgNO3 के अंदर NaCl डालेंगे तुरंत AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ये वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो जब ये आयरन एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है तब रस्टिंग स्टार्ट होता है और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जबकि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है लाइक इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, मतलब जो कैन शुगर होगा वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। तो ये प्रोसेस साथ में हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च का कन्वर्जन होना शुगर में, ये दोनों प्रोसेस मॉडरेट स्पीड से बढ़ती है। मतलब ना तो इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है ना तो उतनी कम, ये मॉडरेट स्पीड से रिएक्शन होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, कुछ मॉडरेट होती है और कुछ बहुत ही स्लो होती है। तो हर कोई केमिकल रिएक्शन डिफरेंट स्पीड से जाती है और उसकी मैकेनिज्म और उसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी जो करते हैं वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। अब हम देखने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि कोई रोड हो और उस पर कोई कार ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड कैसे पता चलती है। और ऑफ कोर्स हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम, जिससे पता चलती है उसकी स्पीड, मतलब उसका रेट। अब ये तो केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कैसे होगा, तो सिंपल, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और जो प्रोडक्ट होती है वो फॉर्म होती है। तो हमारा फोकस है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, मतलब जो कंज्यूम हुई है वो, और प्रोडक्ट कितनी फॉर्म हुई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे हमें पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन। तो इससे हमें पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये हुआ इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जो डिक्रीज होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन, और उससे अपोजिट अगर हम प्रोडक्ट के सेंस में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इंक्रीज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। चलो विथ एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, R गिव्स P। R मतलब रिएक्टेंट और P मतलब प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब भी कोई टाइम T1 है तब हमारा रिएक्टेंट होगा R1 और प्रोडक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा P1। अगर टाइम 2 की बात करें तो वहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा R2 और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा P2। तो ये दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट वो कितना होगा, तो ऑफ कोर्स वो होगा R2 माइनस R1, और इसके लिए टाइम कितना लगा, तो T2 माइनस T1। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वेशन में माइनस है। अब ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। कम होगा उसका मतलब ये R1 ज़्यादा होगा, R2 कम होगा, तो ये जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगा। इसीलिए ये जो नेगेटिव आंसर है, इसीलिए रेट को पॉजिटिव करने के लिए आगे माइनस रखा हुआ है। टाइम के बात करें तो ये T2 और T1, तो इसमें ये जो T2 है वो ज़्यादा होगा, T1 कम होगा, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रिएक्टेंट के केस में हमें देखना है कि माइनस साइन इसीलिए रखते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन हमको पॉजिटिव मिले। तो अब ये जो चेंज है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा R, और टाइम का चेंज है उसको लिखते हैं डेल्टा T। तो अब हमारे लिए हो गया माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। अब रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट की बात करें तो वो होगा हमारा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। देखो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोडक्ट पहले कम थी और बाद में प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, इसलिए ये तो पॉजिटिव में आएगा, राइट। तो इस जैसे रिएक्टेंट का किया था वैसे हम प्रोडक्ट का भी लिख सकते हैं, वो होगा डेल्टा P बाई डेल्टा T, और ये साइन होगी पॉजिटिव में क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होती है जबकि रिएक्टेंट कम होता है, इसलिए वहां पे माइनस साइन आएगी और यहाँ पे होगी प्लस साइन।
अब इस टाइप के जो रेट मिला उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या RAV कहेंगे, राइट। उसका मतलब है एवरेज रेट। जैसे एवरेज स्पीड मेजर करते हैं ना, वैसे ये है हमारी एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। चलो अब थोड़ा ग्राफिकल वे से भी देखते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया है जिसमें यहाँ पे टाइम रखा है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रखा है। आपको पता है जब भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो रिएक्टेंट मैक्सिमम अमाउंट में होगा, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी ये रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो ये जो ग्राफ होगा वो ऐसे डिक्रीजिंग में हमें मिलेगा। जीरो टाइम पे रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती गई ये ग्राफ कम होता गया और यहाँ पे आके ये उसका इक्विलिब्रियम होगा। मतलब इससे अब यहाँ पे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रही है, ये यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, राइट। देखो यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है। अब हम देखेंगे दो कंडीशन, लाइक टाइम t1 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है R1 और टाइम t2 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है R2। ये दोनों हमें क्या मिले, टाइम मिले, और उसके साथ साथ जो भी रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था वो मिला। अब देखो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का वो होगा डेल्टा R, और यहाँ पे जो टाइम है उसका जो चेंज मिला वो मिला डेल्टा T। तो R एवरेज कितना होगा, तो वो होगा माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो ये था इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के केस में ऐसा होगा कि ये है कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती है, इसीलिए देखो यहाँ पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट का एट ए जीरो टाइम। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी और ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जैसे हमने रिएक्टेंट के लिए किया था वैसे प्रोडक्ट के लिए भी करते हैं। दो कंडीशन लेते हैं, T1 पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है P1 और टाइम T2 पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है P2। तो अब ये जो चेंज मिलेगा P2 माइनस P1 उसको हम बोलेंगे डेल्टा P, और जो T2 माइनस T1 मिलेगा उसको बोलेंगे डेल्टा T। तो R एवरेज कितना होगा आपको पता है, R एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होती है, इसीलिए ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन रिएक्टेंट के केस में वो नेगेटिव था। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट की इक्वेशन थी वो थी डेल्टा R बाई डेल्टा T, और उसमें माइनस आएगा, और प्रोडक्ट के केस में होगा डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो ये जो ब्रैकेट मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना वो है कॉन्सेंट्रेशन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन किस यूनिट में मेजर करते हैं तो वो होता है मोल पर लीटर, और टाइम को जनरली मेजर करते हैं हम सेकेंड में। तो अब ये जो यूनिट हुआ वो हुआ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का। अगर कोई रिएक्शन गैसियस मीडियम में होती है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया जाता है पार्शियल प्रेशर में। तो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर। तो इस टाइम पे जो रेट होगा वो होगा एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय सेकंड। दैट मींस रेट इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर और सेकंड इनवर्स। ये होगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्शन। अब हम सॉल्व करने वाला है एग्जांपल 4.1 जो है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl मतलब ब्यूटाइल क्लोराइड एट अ डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन दी है, राइट, और यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे हमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दी है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, मैंने एक टेबल यहाँ पे बना के रखा है। यहाँ पे R1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन रखा है और R2 मतलब जो सेकंड कॉन्सेंट्रेशन है, लाइक मतलब T1 टाइम मतलब जीरो टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.100। ये है T2 मतलब 50 सेकंड के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ 0.0905। वैसे करके हमने ये पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। अब हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 और आगे माइनस आएगा। तो हम वो जो फाइंड आउट करेंगे वो आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। लाइक मैं इस पहले केस के बारे में करके दिखाता हूँ। इक्वेशन है R इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो देखो यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है 0.0905, R1 की वैल्यू है 0.100, T2 है 50 और T1 है 0। तो हमने उन सब की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की। तो ये जो सॉल्व करोगे तो ये होगा -0.0095 डिवाइडेड बाई 50। तो वो आंसर आएगा 0.00019। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा हूँ मतलब यहाँ तक, तो 4 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये जो आंसर होगा वो होगा 1.90 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पे 10⁻⁴ को कॉमन ले लिया है, इसीलिए ये सब आंसर कैसे ऐसे 1.90 1.70 ऐसे करके लिखे हैं, राइट। रियल में आपका आंसर इतना ही है 1.90 इंटू 10⁻⁴। तो ये जो हुआ वो हुआ एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन।
ऐसे करके आप इन सभी के लिए मतलब ये जो मैंने रेट फाइंड आउट किए हैं वो भी आप खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ आपको करना है R2, R1, T1, T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके जो भी आंसर आएंगे वो 10⁻⁴ के मल्टीपल में आएंगे, वो यहाँ पे हमने कॉमन ले लेना है। तो मतलब ऐसा आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे t = 600 सेकेंड पे आपको क्या रेट है वो नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें, यहाँ पे तो 600 है ही नहीं, तो इसीलिए हम एवरेज रेट हर बार नहीं ले सकते। इसीलिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे हम फिजिक्स में करते थे ना, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन कंसीडर द एवरेज रेट एट अ स्मॉल टाइम इंटरवल से एज अ dt। राइट, आपको फिजिक्स में डेल्टा x बाई डेल्टा टी का हम करते थे dx बाई dt, वैसे ही यहाँ पे करना है। r instant is equal to what? माइनस dr बाई dt फॉर रिएक्टेंट और प्लस dp बाई dt फॉर द प्रोडक्ट। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा जो लास्ट एग्जांपल था उसके जो भी डेटा थे उससे मैंने एक्सेल में ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर 600 सेकंड पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और इसका जो भी स्लोप होगा वो स्लोप की वैल्यू होगी हमारा r इंस्टेंट एट 600 सेकेंड। राइट, देखो यहाँ पे मैंने स्लोप फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू रखी है और वो वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट की है, तो हमें मिल गया r इंस्टेंटेनियस एट दी 600 सेकेंड। आपको यहाँ पे थोड़ी गैप दिखेगी, वो इसीलिए कि बुक में ये गैप नहीं होगी, यहाँ पे दिख रही है क्योंकि ये एग्जैक्ट मैंने एक्सेल में डेटा रख के किया है। अगर बुक वाला करता तो उसमें वो गैप नहीं आती, लेकिन वो स्क्रीनशॉट में नहीं रख सकता। मैंने खुद ये ड्रॉ किया है एक्सेल में आपके लिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ी गैप दिख रही है। रियल केस में आपको यहाँ पे इसका एग्जैक्ट टेंजेंट ड्रॉ करना होता है टच करके, और उसका जो स्लोप होगा वही होगा इंस्टेंटेनियस रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब हम देखने वाले हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारे पास है Hg + Cl2 gives HgCl2। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे HgCl, HgCl2 इन सभी के स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो सेम है, वो जो कि 1 है। तो उसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा माइनस डेल्टा Hg बाई डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्टेंट है इसीलिए माइनस आया। सेम माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा टी, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, ये भी कम हो रहा है, और डेल्टा HgCl2 बाई डेल्टा टी ये पॉजिटिव है क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखो इन सभी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है जो कि 1 है। अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें ये कांस्टेंट डिफरेंट हो तो क्या होगा, लाइक 2Hi = H2 + I2। तो जब भी ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम ना हो तो उस केस में हमें जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके रेट को ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो जैसे कि देखो कि ये Hi के बारे में ये 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे -1/2। ये माइनस तो रिएक्टेंट है इसीलिए आया है, लेकिन ये 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 मोल था, तो इसीलिए हमने क्या किया 1/2 डेल्टा Hi बाई डेल्टा टी। ये दोनों 1 मोल ही है और फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसमें तो खास कोई चेंज नहीं है। डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी ये दोनों पॉजिटिव है क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है, और ये नेगेटिव है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट है। अब आपके लिए एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है 5Br- + BrO3- + 6H+ gives 3Br2 + 3H2। तो उसका रेट कैसे लिखेंगे, सिंपल, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे रेट को डिवाइड करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे Br- की बात करें तो ये 5 मोल है, तो क्या लिखेंगे 1/5। ये 1 है तो इसलिए यहाँ पे हमने नहीं किया। ये 6 है तो ये 1/6 आया, ये 3 है तो 1/3 आया, ये भी 3 है तो 1/3 आया। ये तीनों रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ पे माइनस 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 साइन आई, ये प्रोडक्ट है इसलिए ये प्लस साइन है, राइट। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो है कॉन्सेंट्रेशन। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.2, और ये एग्जाम्पल में ऐसा है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 318 Kelvin हैज बीन स्टडीड by the monitoring the concentration of N2O5 in this solution। इनिशियली हमने कॉन्सेंट्रेशन दिया है और 184 मिनट के बाद दूसरा कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और ये रिएक्शन भी हमको दी है, ये वाली रिएक्शन है। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट इन आर मिनट सेकेंड्स, और ये भी फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ N2O5 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो चलिए जो डेटा गिवन है वो हम लिखते हैं कि टाइम t1 = 0 पे जो N2O5 था वो इतना था, टाइम t2 पे मतलब 184 मिनट के बाद जो N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन था वो हमें इतना मिला 2.08 मोल पर लीटर। अब रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी, तो सिंपल, ये 2 है मतलब 2 है तो क्या करना पड़ेगा 1/2 होगा, तो इसीलिए हम लिखेंगे -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी।
ये डेल्टा का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया, पहले इतना था फिर इतना हुआ, तो हमने लिखा 2.08 माइनस 2.33 और इसके लिए टाइम लगा 184 मिनट्स, क्योंकि 184 माइनस 0 तो 184 ही आएगा। तो इसीलिए हमें जो रेट मिला वो था, तो वो होगा 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स पर मिनट, राइट। तो ये हमें रेट मिला, लेकिन अभी भी हमारा ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है आंसर इन आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। तो ये अभी जो आंसर मिला था वो था मिनट में, अब उसको कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो हमें पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1/60 आवर। तो ये 1/60 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, मतलब ये जो मिनट है उसको रिप्लेस करेंगे 1/60 से, तो ये 60 चला जाएगा, ऊपर मल्टीपल में आएगा, और ये जो आंसर आया वो है 407 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर आर। देखो ये आर आ गया क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया। अब ये पावर में हमें शिफ्ट होना है, तो 2 डेसिमल पॉइंट इस तरफ जाएंगे, तो अब ये आंसर आएगा होगा 4.07 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर इनवर्स पर आर। हमने मिनट में फाइंड आउट किया था, उसके बाद आर में कन्वर्ट किया, और अब करेंगे सेकंड में कन्वर्ट। तो सिंपल, ये जो मिनट वाला आंसर है वो मैंने वैसे यहाँ पे रख दिया। अब हमको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 60 सेकेंड होगा, तो यहाँ पे मिनट को रिप्लेस कर देंगे 60 सेकेंड से। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6.79 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स। तो ये जो आंसर मिला वो है 0.1131 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, राइट। तो ये होगा 1.131 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकेंड। तो हमने मिनट में पहले कैलकुलेट किया था, उसके बाद आर में किया, और उसके बाद सेकंड में भी फाइंड आउट किया। अभी भी हमारा आंसर अधूरा है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। रिएक्शन हमें पता है और रेट भी पता है, लेकिन हमें NO2 कितना फॉर्म होगा वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे जो है 4 लिखा हुआ है, तो क्या होगा हमारा रेट इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt। ये डेल्टा NO2/ΔT भी आप लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये रेट हमने लिख दिया वैसे ही जैसा था हमारे पास, ये 1/4 आ गया और ये आ गया dNO2/dt। तो अब ये 4 इधर है तो सामने जाएगा, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 इधर मल्टीपल में आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा dNO2/dt, मतलब ये रेट हुआ कि NO2 कितना फॉर्म होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 27.16 इंटू 10⁻⁴। तो ये जो मिला वो है रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2, राइट। तो वो आंसर है 2.716 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये हमने डेसिमल पॉइंट को एक शिफ्ट किया, इसीलिए ये -3 हुआ। ये एक डेसिमल पॉइंट मतलब यहाँ पे +1 होगा, तो -4 + 1 तो आंसर आएगा -3। ये आंसर हमें मिल गया। अब हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर है जिससे रेट में चेंज होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर कोई भी गैसियस मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे प्रेशर मैटर करेगा। उसके बाद आएगा टेम्परेचर, उसके बाद होगा कैटलिस्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन क्या है। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज अ रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। मतलब आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे, इसको बोलेंगे हम रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। अब हम सीखने वाले हैं कि रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। एग्जांपल नंबर 4.1 से हम कह सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो रेट है वो डिक्रीज होता था, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता था उस टाइम पे रेट ज़्यादा होता था। ये भी हम कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पे रेट डिपेंड करता है, राइट। रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट हमें देखना हो तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लाइक A मोल A है, B मोल B है, C मोल C है और D मोल D है। और यहाँ पे हम रेट ऐसा बोल सकते हैं विच इज प्रोपोर्शनल टू A⁻x एंड B⁻y। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही है कि वो इंडिकेट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना हो तो मुझे कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो वो आएगा K। तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा रेट इज इक्वल टू K A⁻x B⁻y। अब रेट की जो इक्वेशन आती है वो होती है -dR/dt, क्योंकि ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है इसलिए हमने माइनस साइन रखा है। तो अगेन हमारी इक्वेशन होगी -dR/dt इज इक्वल टू K A⁻x B⁻y। अब ये जो इक्वेशन मिली ना उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और इस K को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, और ये जो इक्वेशन है उसको बोलेंगे रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। जस्ट अभी हमने आगे की स्लाइड में जो देखा था कि रेट इक्वेशन क्या है, रेट लॉ क्या है या रेट एक्सप्रेशन, राइट। तो रेट को इन द टर्म्स ऑफ दी हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से बताए उसको बोलते हैं रेट लॉ। तो यहाँ पे लिखा ना, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन
rate is given in the terms of molar concentration of reactant, with each term is raised to the some power which may or may not be the same as a stoichiometric coefficient of a reacting species in a balanced chemical equation। मतलब ये जो लिखा है ना x and y, जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना ही हो, कभी केस में हो भी सकता है और कुछ केस में ना भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे हम देखें कि 2NO + O2 gives 2NO2। तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये सब डेटा मिला है जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं, यहाँ पे NO के कॉन्सेंट्रेशन लिखे है, O2 का और उसके अकॉर्डिंग टू रेट लिखा है। ये दो पहले एक्सपेरिमेंट की बात करें जहाँ पे NO का कॉन्सेंट्रेशन हमने 0.30 से 0.60 डबल किया, जबकि O2 का कॉन्सेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखा है और उस टाइम पे अगर आप रेट देखें तो 0.096 से 0.384 हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेट है वो NO के x जितने पावर पे है, राइट। तो देखो रेट कितना चेंज हुआ, तो वो 0.096 से 0.384 तक हुआ और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO हमने डबल किया इसलिए हमने 2NO लिखा। तो ये जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 4। ये 2 है तो 2x ये कितना होगा, जबकि ये 4 आंसर आएगा तो ऑफकोर्स ये x2 होगा, तभी जाके ये यहाँ पे 4 हो सकता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि 4 × रेट = KNO/2, मतलब ये जो x की वैल्यू होगी वो 2 हो गई। और वैसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3, तो उसमें देखो NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 और 0.30 हमने इतना ही रखा, जबकि O2 का कॉन्सेंट्रेशन हमने 0.30 से 0.60 किया और उस टाइम पे जो रेट चेंज हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो उसके लिए भी हम बात करते हैं। तो रेट = KO2/y। अब ये जो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए पहले रेट लिखेंगे, तो कितना हुआ, तो जो रेट है वो 0.096 से 0.192 हुआ और K2O2 क्योंकि हमने ये कॉन्सेंट्रेशन डबल किया ना, तो देखो इसका आंसर आएगा 2 और यहाँ लिखा है 2O2/y। तो ये y कितना होगा, तो ऑफ कोर्स 1 ही होगा, तब जाके दोनों साइड पे 2 होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 2 × रेट = KO2/1। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये रेट है केमिकल रिएक्शन का वो होगा KNO/x O2/y, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पे जो रेट मिला ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखे इसकी तो वो होगी -dr/dt = KNO/2 O2/1। यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो NO के सेकंड पावर में और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर में प्रोपोर्शनलिटी में है। अब जैसे कि हमने ये रिएक्शन देखी थी उसमें जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन था वो था KNO/2 O2/1। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये NO का 2 था, O2 का 1 था, मतलब ये स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट इसका 2 और 1 ही था। तो उस तरह से ही हमें यहाँ पे उसके ऑर्डर भी मिले, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ कि CHCl3 + Cl2 gives CCl4 + HCl और इसका एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट मिला, तो देखो CHCl3 के पावर 1 में है जबकि Cl2 के 1/2 पावर में है, लेकिन यहाँ पे उसका स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पावर है वो हमें डिफरेंट मिला है। वैसे ही ये वाली इक्वेशन में भी आप देखोगे तो रेट है वो देखो यहाँ पे 1 पावर है, ये 1 है, लेकिन H2O का 0 पावर। दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट है उतना ही यहाँ पे हमें पावर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि रेट लॉ ऑफ एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड मेरली बाय लुकिंग अ बैलेंस रिएक्शन। मतलब आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका रेट लॉ ऐसा आएगा, राइट। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, डायरेक्ट देखने से हम इसका रेट लॉ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो जैसे हमने रेट लॉ लिखा था कि A/x B/y, यहाँ पे ax और y ये जो है उसका समेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ऑर्डर ऑफ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x + y इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। अब ये जो ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और जब ये 0th ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका मतलब ये होता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन के पावर से इंडिपेंडेंट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का इसका रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है। अब हम एग्जांपल देखेंगे 4.3। तो इसमें हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें A/x और B/y ही करना होता है, तभी जाके हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलती है। तो ये है A/1/2 और B/3/2, दोनों का समेशन करेंगे तो आंसर आएगा 2, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई। और ये जो सेकंड है उसमें A/3/2 है B/-1, दोनों का समेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, मतलब ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हुई। तो जो भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन।
लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जिसको मैकेनिज्म कहते हैं, वैसे टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो मल्टी स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप में होती है वो है एलिमेंट्री, और मल्टीपल स्टेप में होती है उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो सिंपल, हमारे पास एक कॉमन इक्वेशन है और उसके हिसाब से हमने इसके रेट लॉ को भी लिखा, राइट, और के को सब्जेक्ट बनाया, तो क्या हुआ, रेट डिवाइडेड बाय ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई। अब यहाँ पे जो रेट है उसका यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और ये भी कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन यहाँ पे पावर है एक्स एंड वाई, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई और कुछ भी नहीं, ये है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ये होगा एन जितना, राइट, एक्स प्लस वाई इज कॉल्ड एन, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अब हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी कॉन्सेंट्रेशन, वो रहेगा, यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा 1 माइनस एन, और टाइम तो इनवर्स में ही रहेगा, तो होगा टाइम इनवर्स। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका यूनिट होगा मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस एन, और टाइम इनवर्स है तो वो तो हमने वैसे ही लिखा। अब इन सबको सेपरेट आउट करते हैं, तो मोल का लिखेंगे मोल 1 माइनस एन, लीटर जो कि इनवर्स में था तो पहले हमने माइनस लिखा, रेज टू क्या करेंगे 1 माइनस एन, और टाइम इनवर्स ही रहेगा। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। अगर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो n की वैल्यू हम 0 रखेंगे। अगर हम n इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा मोल लीटर रेज टू -1 एंड टाइम रेज टू -1। सपोज हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 आएगी इन सभी जगह पे, तो होगा मोल 1 - 1 लीटर -1 इन ब्रैकेट 1 - 1 और टाइम इनवर्स, तो ये दोनों चले जाएंगे तो सिर्फ रहेगा टाइम इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा मोल इनवर्स लीटर 1 और टाइम इनवर्स आएगा। और जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसका यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे और बाकी सब लोग देखेंगे कि आपने सही लिखा या गलत लिखा है। अब नेक्स्ट है एग्जांपल 4.4 और यहाँ पे हमें बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंपल है, देखो यहाँ पे हमें यूनिट देख के बताना है कि ये कौन सा पॉसिबल है। लाइक फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सा उसका यूनिट हो सकता है। अब जो हमारी पहली इक्वेशन है उसका यूनिट है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, किसके साथ मैच हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो यूनिट है वो मैच हो रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के साथ, राइट, देखो ये वाला यूनिट है ना, सेम टू सेम ऑलमोस्ट, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है पहली वाली वो हुई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल है इसमें जिसमें यूनिट है सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स किसका होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई। अब हम देखने वाले हैं मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी किसको बोलेंगे, सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स, वो एटम हो या आयन हो, मोलिक्यूल विच आर टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक साथ कितने मोलिक्यूल कोलाइड होते हैं या एटम या आयन, वो कितने एक साथ कोलाइड होंगे जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होगी, तो वो जो नंबर है उसको हम बोलेंगे मोलिकुलरिटी, राइट। और उससे आप मैकेनिज्म इजीली समझ पाओगे। लाइक कोई भी रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, तो वैसे टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि उसमें एक ही मोलिक्यूल है। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वैसे रिएक्शन को बोलेंगे बायोमोलिकुलर रिएक्शन। सपोज 3 मोलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं एक साथ और उस रिएक्शन को बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। एक मोलिक्यूल तो यूनिमोलिकुलर, 2 मोलिक्यूल या आयन कोलाइड हुए और प्रोडक्ट फॉर्म हुई तो वो बायोमोलिकुलर, 3 मोलिक्यूल या 3 आयन एक साथ कोलाइड हुए और जो रिएक्शन हुई उसको बोलेंगे ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट है, तो ये सिर्फ एक ही मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो इसीलिए उसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे 2HI गिव्स H2 + I2, मतलब HI के 2 मोल कोलाइड हो रहा है तो उसको बोलेंगे बायोमोलिकुलर। यहाँ पे 2 मोल NO और 1 मोल O2 तो वो होगा ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। अब देखो मोर देन 3 मोलिक्यूल या 3 आयन एक साथ कोलाइड हो वैसे चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होगा? सब लोग देख के क्या करेंगे, 1 + 6 + 3 मतलब बोले कि 10th ऑर्डर रिएक्शन है, 10 मोलिक्यूल कोलाइड हो गए, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे टाइप की रिएक्शन में जनरली ऐसा होता है कि मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होती है और प्रैक्टिकल ये पता चला है ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट, क्योंकि ये सेवरल स्टेप में होती है और इसमें से जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन पता चलती है और उस वाले स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप को समझना हो तो एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैं आनंद में रहता हूँ जो गुजरात में बिलोंग्स करता है, आपने अमूल डेयरी के बारे में सुना होगा ना, वो वाले आनंद में। तो देखो अगर अमेरिका से किसी को आनंद में आना है तो कैसे पॉसिबल है, तो देखो आनंद में कोई एयरपोर्ट नहीं है, नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
तो इसीलिए किसी भी बंदे को जो अमेरिका से आनंद में आना है तो अमेरिका से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और वो फ़्लाइट पहले आएगी अहमदाबाद और उसके बाद अहमदाबाद से बाई कार और अपने व्हीकल से वो आनंद तक आएंगे। तो यहाँ पे जो अमेरिका से अहमदाबाद आने का टाइम है वो है 24 आवर जितना टाइम लग जाता है, जबकि अहमदाबाद से आनंद आने का टाइम है वो नियरली 1 आवर है। तो इन सब में सबसे लॉन्ग प्रोसेस कौन सी हुई जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो अमेरिका से अहमदाबाद आने का। तो जब भी कोई अमेरिका से आनंद आता है तो वो क्या बोलेंगे, कितना टाइम लगेगा आने में, तो बोलेंगे 24 आवर्स जितना टाइम लगेगा, क्योंकि उनके लिए ये 1 आवर का टाइम बहुत ही कम है। तो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो कौन सा होता है, जो स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पे जो स्लो स्टेप है वो ये वाला स्टेप है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। जो ज़्यादा टाइम लेता है वो स्लो है और वही है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि 24 आवर प्लस 1 आवर, नहीं, ऐसा ही बोलेंगे कि 24 आवर लगेगा आने में। तो ये होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। जो लॉन्ग टाइम लेता है वही होता है स्लो प्रोसेस और वही होता है हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्कलाइन मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ I- वो डिकम्पोज होता है वाटर में और O2 में। तो इस रिएक्शन का रेट अगर हम लिखने जाए तो वो होगा K इंटू H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन और I- का कॉन्सेंट्रेशन। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 एंड I-, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। लाइक जो फर्स्ट स्टेप है उसमें होगा H2O2 प्लस I- जो H2O प्लस IO-, और सेकंड स्टेप में ये IO- रिएक्ट करेगा सेकंड मोलिक्यूल ऑफ H2O2 से और बनेगा H2O प्लस I- प्लस O2। यहाँ पे देखोगे तो IO- जो कि फॉर्म भी हो रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट। और ये जो हमारा पहला स्टेप है वो है स्लो स्टेप, जिसको हम बोलेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो हमारी कंक्लूजन जो क्या है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिसाइड करता है हमारा स्लो स्टेप, राइट। और उसके बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आप देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते, वो एक्सपेरिमेंट आपको करना ही पड़ेगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन जो मोलिकुलरिटी है वो 0 नहीं हो सकती और नॉन इंटीजर भी नहीं हो सकती, क्योंकि मोलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई भी मोलिक्यूल कोलाइड ना करे, मतलब 1 तो होगा ही, 0 नहीं हो सकता। और नॉन इंटीजर भी नहीं हो सकता कि आधा मोलिक्यूल कोलाइड हुआ और रिएक्शन हुई, ये भी पॉसिबल नहीं है। जो सेकंड कंक्लूजन है वो है ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप में होती है मल्टीपल स्टेप में, उन सब में ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हो सकता है। लेकिन जो मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्री रिएक्शंस, मतलब वो सभी स्टेप में हम नहीं लगाते समेशन करके, जो सिंगल स्टेप होते हैं उसी में मोलिकुलरिटी मैटर करती है। अब कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो उन सभी की मोलिकुलरिटी का हमें समेशन नहीं करना है, हमें सिंगल स्टेप के लिए ही मोलिकुलरिटी दिखनी है। सभी स्टेप की मोलिकुलरिटी का कोई भी मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री प्रोसेस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड कंक्लूजन है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लो स्टेप एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ अ स्लो स्टेप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसमें मल्टीपल स्टेप में होता है, तो उनमें सभी स्टेप का हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं देखना है, उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है जिसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं उसका ही हमने ऑर्डर देखना है। और जो स्लो स्टेप की मोलिकुलरिटी होगी वही होगी उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितनी।